इंडोनेशिया के दूर दराज जजीरे बाली वो जगह बन चुका है जहां आप अपने शहर से भागकर खुद को रिफ्रेश कर सकते हैं। ये गांव की तरह कैसा है? फर्क ये है कि यहाँ जंगलात और अजीब जानवर हैं जो कभी कभार आपके तकिए पर भी आ जाते हैं। तुम दोनों हो वाकई, लेकिन इस दूर दराज इलाके की कई मुख्तलिफ जहतें और रंग हैं। यहाँ सब लोग पुरसुकून मुराकबा या मनाजिर से लुत्फ अंदोज नहीं होते। कुछ इलाकों में मुख्तलिफ तफरीहात पसंद की जाती है। कोटा में तो अब चलते हैं और आपको हर चीज की पेशकश की जाती है। ये सब ममनुआ है, अगर दिलचस्पी है तो मिल जाएगा। बाली के जंगलात में आपको ऐसी विलास भी मिल सकती हैं जहां अनोखे पार्टीज होती है। यहाँ सब कुछ बड़ों वाला है। शुरका अपने कम्प्लेक्स दरवाजे के बाहर छोड़ देते हैं और पार्टीज तुलुआ आफ्ताब पर खत्म होती हैं। उन पार्टीज में सब कुछ जायज है। जब सिर्फ उनकी पार्टी का सुनते हैं तो लगता है कि शायद सब वहाँ बस सेक्स कर रहे होंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ सब कुछ इतना सीधा साधा नहीं है, बल्कि ज्यादातर सब कुछ जज्बाती सतह पर होता है। आप जल्द अपनी ख्वाहिशात बता सकते हैं, अगर कहीं अमल होता है। तमाम एडवांस्ड रूसी लोग बाली आ गए हैं। कितनी बार ऐसी पार्टीज में गई हो? शायद 200 बार। ऐसी जगहों पर तकरीबन कोई हदबंदी नहीं होती। लोग बगैर कपड़ों के किसी भी सतह पर रक्स करते हैं, अपने जिस्मों से तस्वीरें बनाते हैं, मुंह में गर्म माए मोम डालते हैं और यहाँ तक कि खुद को आग लगा लेते हैं और छत से लटक जाते हैं। ये सब कुछ ना तो तकलीफ देता है, ना सेहत को नुकसान पहुँचाता है और बज़ाहिर सबको इससे बहुत खुशी मिलती है। इसके अलावा ऐसी महफिलों में नौजवानों को नया इल्म भी हासिल होता है। शुरका मुखालिफ जिन्स के साथ खास अंदाज में बातचीत करना सीखते हैं। ऐसा आला है जिसे रोशनी वाला कहा जाता है। मैं मर्दों को सिखाता हूँ कि वो अपने हाथों से लड़कियों के साथ ये कैफियत पैदा हो। इससे ज्यादा नफीस कुछ नहीं हो सकता जितना कि कोई नौजवान औरत जो तुम्हारे हाथों में लज्जत से तड़प रही हो। मुझे जवाब सख्त ड्रेस कोड के बगैर ये सब मुमकिन नहीं, और यहाँ तक कि मुझे भी शॉर्ट्स और टी शर्ट में अंदर नहीं जाने दिया गया। शर्म और रुसवाई। आओ मेरे निपलिस पर टेप लगा दे। उम्मी ये वीडियो बंद कर दो। बाकी सब लोग सिवाय मेरी उम्मी के मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब करें, जहाँ इस सफर की मजीद दिलचस्प चीजें हैं। अब हम शुरू करते हैं इस जादवी जजीरे बाली के बारे में प्रोग्राम। बाले एक छोटा जजीरा है, लेकिन रंगारंग अदरबोकित साहिलों के लिए मशहूर है, उबूद रूहानी मशकों के लिए, आतिश फिशा एडवेंचर के लिए, तो चांगो पार्टियों के लिए जाना जाता है। मैं वहीं जा रहा हूँ। यहाँ का माहौल ऐसा है कि हर तरफ हरियाली है, जानवर हैं, सड़कें कम हैं और मोपेड्स बहुत ज्यादा हैं। पहले दिनों में तो सर हर तरफ घूमता रहता है, सब कुछ इतना दिलचस्प लगता है। देखे हजारों मंदिर, एक अजीब और गरीब बड़ा बच्चा, यहाँ सवासती का और सुर्ख झंडे हैं और वहीं एक यादगार सूरज की तरफ हाथ उठा रही है। और बाली के लोग हमेशा कुछ न कुछ मिला रहे होते हैं, और जब वो ये सब कुछ सड़क पर कर रहे होते हैं तो सब लोग बस इंतजार करते हैं कि वो गुजर जाए। ट्रैफिक जाम बोर नहीं होता। इसके अलावा वाली सस्ता है। पहले ये और भी सस्ता था, सब लोग यहाँ आ गए, कीमतें बढ़ी, लेकिन अब भी यूरोप के मुकाबले में 4 गना सस्ता है। दीवारों पर अक्सर फफूंदी होती है। सस्ते गेस्ट हाउसेस के स्विमिंग पूल्स शाज ही मरम्मत होते हैं और नमी से कपड़े नहीं सूखते। लेकिन इसके बदले आपके सर के ऊपर पोमीलो का दरख्त अलिफाग सकता है। कमरे में भी अकेले बोरियत नहीं होती। तुम दोनों हो वाकई कुछ बात रोम में चरचरा रहा है। अब मुझे वहाँ जाने से डर लगता है। Гекконы, пошли отсюда. सब भाग गए। दिल को सुकून देने के लिए बाहर जाकर सूरज गुरूब देखा। बाली में ये मंजर शानदार है, इसीलिए साहिल पर भीड़ होती है। लहरें बहुत तेज हैं और पानी में सिर्फ सरफरस और उनके बच्चे हैं। तमाम कैफे लोगों से भरे हुए हैं जो हर 25 मिनट बाद इतने सारे नारियल पी जाते हैं। ये मंजर देखकर कीमतें कम लगती हैं। आप 2 बार खाना और कॉफी पी सकते हैं, सब कुछ $7 में। चीजें बेचने वालों से भी कीमत 3 गना कम करवाई जा सकती है। हकीकत ये है वो फजूल सामान बेचते।
जितना अंधेरा हो इतने अलाव साहिल जले, लेकिन आसपास के घरों में भी आग भड़कने और जलने लगती है। ये टोनिया है, यहाँ बड़ों की पार्टियों में शामिल होने आई है और मुश्किल से फैसला कर पा रही है क्या पहन कर जाए। और अब मैं भी गांव और खेतों के बीच एक पार्टी में जा रहा हूँ, रास्ते में आवारा कुत्तों से बचते हुए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कहीं 2003 में हूँ और पड़ोस के गांव में डिस्को पार्टी पर जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही ये दीना पासार का मुजाफाती इलाका लगता है। आखिरी हिस्सा सबसे मुश्किल है और सबसे अहम यह है कि कीचड़ में ना फंस जाओ। फिर जंगल के बीच एक जबरदस्त विला इलाके में जगमगाने लगती है। अंदर जाने का खर्च $200 है और ये अजीब है कि मैं मोपेड पर आ रहा हूँ। हालांकि बाली में सब कुछ सादा होता है, यहाँ आम कपड़ों में जाना मुमकिन नहीं और मुझे कपड़े बदलने पर मजबूर किया जाता है, वरना शूटिंग नहीं हो सकती। मुख्तसर ये कि इस तरह मुझे पार्टी में दाखिल नहीं होने दिया जाता। मुझे कपड़े उतारने और बेतकल्लुफ लिबास पहनने पर मजबूर किया जाता है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ये कर रहा हूँ। सबके लिबास का सबसे अहम हिस्सा ये पटुई है। उन्हें पौरतोपैस कहा जाता है। मम्मी, ये वीडियो बंद कर दो, बंद कर दो। बदसूरत शॉर्ट्स को भी एक काली चादर से ढांपना पड़ रहा है। कुछ तो है, शॉर्ट्स मेरी पिछली जिंदगी से बच गई है। देखो तुम शर्मिंदगी हो, चलो मेरे निपलेस पर टेप लगा देते हैं। हम करें। मुझे शर्म आ रही है। जो जगहें ज्यादा खुली हैं, मैं उन्हें किसी भी चीज से ढांप रहा हूँ। हाँ, इंटरव्यू लेने वाला वाकई संजीदा है। विला में सबका मोड शरारती है। तोनिया बिलियर्ड की मेज वार्म अप कर रही है। मैं इधर अलिफादेर देख रहा हूँ। बाहर स्विमिंग पूल है। सब बाहर आकर सांस लेते और अंदर की बातें करते हैं। पहली मंजिल पार्टी के लिए मखसूस है। यहाँ शूज परफॉर्मेंसेस होती हैं। डीजे मौजूद है। बार मुफ्त है, इसलिए लोगों का मूड खुशगवार होता जा रहा है। दूसरी मंजिल पर लोग कमरों में तकसीम हैं और हर कोई अपनी मर्जी और तैयारी के मुताबिक मसरूफ है। फिलहाल में तो अपने कपड़ों और खास तौर पर उन सैंडल्स से हैरान हूँ। ये है वादीन। उसने अपनी पार्टियों को यूटोपिया इनाम दिया और ये मुख्तलिफ मुल्कों में मुनक़िद करता है। स्पेन, थाईलैंड, इंडोनेशिया में। मैं ये पार्टियां पूरी दुनिया में करता हूँ। तोलूम, एबिजा। मैं सफर करता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ वहीं सब कुछ खुद ही करता हूँ। गर्मियों में मैं एबिजा में रहता हूँ और सर्दियों में तोलूम थाईलैंड में से इंतखाब होता है। अब इसमें बाली भी शामिल हो गया है। बाली मुझे वाकई बहुत पसंद आया, खास तौर पर उस वक्त। यहाँ बाली पर बहुत सारे जदीद रूसी लोग आए हुए हैं, तो फिर यहाँ क्यों ना रहा जाए। यूटोपिया सिर्फ एक पार्टी नहीं जहां आजाद ख्याल और नीम बरहना लोग होते हैं। यहाँ हमेशा परफॉर्मर्स होते हैं, मसलन पेशावर रक्कास जैसे तोनिया। और तुम मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हो, वहाँ पार्टियां करते हो। क्या तुम फनकारों को साथ ले जाते हो या वहीं तलाश करते हो? नहीं, मेरे पास कुछ खास फनकार है जो मेरे मुस्तकिल यानी रेजिडेंट है, लेकिन मैं हर नए मकाम पर भी फनकार तलाश करता हूँ। मेरी अपनी टीम है, अपनी परफॉर्मर्स और प्रोमोटर्स की टीम। फनकार अक्सर बैन अल-अक़वामी होते हैं। ड्रेस कोड ऐसी पार्टियों का एक अहम हिस्सा है। मुझे मजबूर किया गया कि मैं इस तरह कपड़े पहनूं। मैं अपनी आम नहीं ढूंढते हो। तुम हमेशा ऐसे हो। असल में मैं ऐसी पार्टियां करता हूं जो BDSM पार्टियां नहीं होती। ये आम पार्टियां हैं, लेकिन इनमें ड्रेस कोड मुख्तलिफ होता है, जिनमें से एक BDSM भी है। ये सिर्फ BDSM नहीं बल्कि फैंटेसी, साइबरपंक और मुस्तकबिल के अंदाज हैं। यूँ समझ ले, ये लोगों के लिए मौका है कि वो अपने अंदाज में खुद को जाहिर करें। जब आप अपनी ज़ाहिरी हुदूद से बाहर निकलते हैं तो आप अपना अंदरूनी जहान भी बदलते हैं। मैं ये इसलिए करता हूँ कि लोग नए एहसासात का तजुर्बा करें, ये समझें कि जो कुछ वो मुमकिन गंदा या फहश समझते थे वो दरअसल मोहब्बत और खुशी से भरपूर हो सकता है। ये एक शर्त है जो बहुत ज्यादा लोगों को अलग कर देती है। एक तरफ ये सिर्फ उन्हीं लोगों को छोड़ता है जिनके साथ मैं अपना वक्त गुजारना चाहता हूँ।
अक्सर लोग शुरू में ये सोचते हैं कि बात BDSM पार्टियों और सेक्स पार्टियों की हो रही है। नहीं, मैं सेक्स पार्टियां नहीं करता। सेक्स पार्टियां वो होती हैं जहां लोग सिर्फ सेक्स करने के लिए आते हैं। मेरी पार्टियों में लोग इसलिए आते हैं कि खुद को दिखा सकें और दूसरों को देख सकें, और असल माहौल इसी वजह से बनता है कि लोग अपनी ज़ाहिरी हालत से बहुत खुश होते हैं। वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं पहने होते। और किस तरह मेहमान शाम किसके साथ गुजारी ये देखते हैं। ये श्वार है, बोरियत भरे शामों में जापानियों ने एक दूसरे को बांधने का तरीका इजाद किया। ये फिल्म दिलचस्प साबित हुआ कि पूरी दुनिया में फैल गया। मॉडल को छत से लटकाया जाता है और इसे सही तरीके से खुद को ढीला छोड़ना होता है, और अगर श्वार का माहिर कुछ गलत कर दे तो वो तकलीफ भी दे सकता है। मैक्सिम 11 साल से श्वार कर रहा है, तो क्या ये खतरनाक हो सकता है? हाँ, ये खतरनाक हो सकता है। चोटें लगती हैं, हत्ता के बहुत तजुर्बाकार और पेशावर माहिरीन के साथ भी कभी कभार ऐसा होता है। ये क्या है, पट्टों की खिंचाव या कुछ और? नहीं, ये असाब का दब जाना होता है। कुछ वक्त के लिए हाथ की हिस्स खत्म हो जाती है, बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। शार क्या है? जदीद शार सब कुछ है। शो, जिनसी खेल, आर्ट इंस्टॉलेशंस, अब शार हीलिंग, तंत्रा शार और पता नहीं क्या क्या कस्में आ गई हैं। अब हर चीज मिल जाती है। मैं क्लासिकी शार करता हूँ। ये शो कुछ जापानी अंदाज में होते हैं। ये प्राइवेट इनफरादी सेशंस होते हैं। ये तरबियत भी है। मैं ऑनलाइन समेत बहुत कुछ सिखाता हूँ। मैक्सिम के लिए शार बुनियादी पेशा है, और तुम यहाँ बाली में रहते हो और यहाँ इतनी पार्टियाँ होती हैं कि तुम वहाँ शो करके कमाई कर सकते हो। यानी क्या इतनी ज्यादा हैं कि तुम इसी पर गुजारा कर सको? हाँ, काफी है। तो महीने में कितनी ऐसी पार्टियां होती हैं? आमतौर पर वीक एंड पर, औसतन हफ्ते में एक बार वीक एंड पर। हम तैयारी करते हैं, कपड़े और मौसीकी मुंतखब करते हैं। शबाज शो की खास बात यह है कि हम जो भी जज्बात पैदा करते हैं, हमें वो अपने मेहमानों के साथ बांटने होते। अगर हम ये जज्बात बांटने में कामयाब हो जाएं, अगर मेहमानों को पसंद आए, तो इसका मतलब है कि शो कामयाब रहा। अगर ना हो सके, खैर, मैं तो कर लेता हूँ। ऐसा होता है कि सब नशे में हूँ और कोई ध्यान न दे। हाँ, सब नशे में, कोई ध्यान नहीं देता। तो क्या इस पर बुरा लगता है? नहीं, बुरा नहीं लगता। नहीं, लोग आराम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मेरा काम है कि मेहमानों को बसरी अंदाज में खुश करूं। अगर मेहमानों को पसंद आए तो वो मुंतजिम को मुस्बत फीडबैक देंगे और मुंतजिम मुझे दोबारा बुलाएगा। माहौल में विजिटर्स को तख्लीकी ख्यालात आते हैं। मसलन एक बार छत पर मुझे पैसों की गड्डी जलाने दी गई, इसलिए जोहड़ में भिगवा। ये वीका है और आज परफॉर्म कर रही है। असल में मैं माहिर नफ्सियात, सेक्सोलॉजिस्ट, कोच और मसाज मास्टर हूँ। यहाँ और मॉडल भी हूँ। मैं फोटो मॉडल भी बन सकती हूँ। शार BDSM की कुछ प्रैक्टिसेस के लिए मॉडल भी बन सकती हूँ। मसलन, और यहाँ शो किस चीज पर मबनी होगा? आज फायर प्ले और विक्स प्ले का शो होगा, यानी ये आग के साथ और मोमबत्तियों के साथ खेलना है। प्यारे से मुस्कुराहट के साथ वीका अपने औजार निकालती है और नंगी नौजवान मॉडल के साथ गैर मुतवक्के चीजें करना शुरू कर देती है। शुरू में वो जिस्म पर चमक छिड़कती है ताकि सब कुछ ज्यादा त्योहार लगे, फिर फौरन मॉडल पर कोई ऐसी चीज जला देती है जो आसानी से आग पकड़ लेती है, और मॉडल को ये वाकई पसंद भी आता है। इसके बाद वीका मॉडल पर जलती मोमबत्ती से सीधा गर्म मोम डालती है, फिर एक साथ 3 मोमबत्तियों से भी डाल देती है। आसपास के लोग हैरत और जोश में हैं, खास तौर पर लड़के। बाकी इस मंजर को वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि बाद में कोई यकीन नहीं करेगा ये वाकई हुआ। मोम ठंडा हो गया है, अब उसे उतारना है, जिसके लिए वीका के पास खास चाकू है। यही चाकू लेकर वो मॉडल की एड़ी से मोम खुरचती है। आखिर में जज्बात को मजीद मजबूत करने के लिए वीका एक खास दांतों वाले पहिए को जिस्म पर चलाती है और वो दोनों मिलकर बहुत सा गर्म मोम खाते हैं। वीका बड़ों के लिए कन्नी की स्टाइल में पार्टियां मुनक्किद करती है।
करने का मतलब है अपने जिनसी तजुर्बात, ख्यालात को हकीकत में बदलना, फैंसीज को पूरा करना, कुछ नया आजमाना, जज्बात और तासुर हासिल करना, और सबसे बढ़कर आज़ादी। यानी आज़ादी सब कुछ जायज़ है, जुज़वी अमुकम्मल बरहनगी, जुज़वी अमुकम्मल तामुल, बोसाबाजी और जिनसी ताल्लुक भी शामिल हैं, लोगों की तादाद पर भी पाबंदी नहीं। यही इस तंजीम की बुनियादी असास है, यानी बराह रास्त रजामंदी की सकाफत। यानी किसी दूसरे शख्स की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। यानी अगर मैं तुम्हें छूना चाहूँ तो मुझे तुमसे पूछना होगा, क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ, और तुम कहो हाँ मैं तुम्हें तभी छूती हूँ, ज़बानी इजाजत के बाद, ना इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। आंख मार। तुम कहो मुझे छू लो, यह जगह खास तौर पर हिफाजत के बारे में है, जहाँ तुम आराम से कपड़े उतार सकते हो या हम जिन्स परस्त आबाई हो सकते हो, और कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि यह गलत है, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी पसंद है, तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारा मामला है, और हम इसकी हिमायत करते हैं। जैसा कि विका कहती हैं, ऐसी पार्टियां सबसे पहले सिन हैं और उसके बाद सब कुछ आता है। देखो, मैं आमतौर पर ये नहीं कहती कि लोग सिर्फ सेक्स के लिए आए, यानी मैं सेक्स के लिए नहीं बुलाती, बल्कि नए एहसासात, जज्बात और तजुर्बात के लिए, क्योंकि हम तांत्रा, मसाज वगैरह के मास्टर क्लासेस देते हैं। बुनियादी फर्क क्या है जब तुम यहाँ बाली में, थाईलैंड में या यूरोप में एबिजा पर पार्टी करती हो? शुरका का मजमुआ। मिसाल के तौर पर अगर मैं तोलूम में पार्टियां करता था तो हैरत की बात है कि ज्यादातर मेजें रूसियों ने खरीदी थीं, और एबिजा पर इस साल रूसी बहुत कम थे, इसलिए सारी महफिल ज्यादातर मकामी लोगों पर मुश्तमिल थी, यानी वो जो एबिजा में मुस्तकिल रहते हैं, और तकरीबन रूसी वहाँ मौजूद नहीं थे। इसी वजह से माहौल भी कुछ मुख्तलिफ था। यहाँ इस वक्त मेरा ख्याल है कि तकरीबन 60 से 70% लोग रूसी हैं। रूसी जुबान बोलने वाले सिलो लोग किसी वजह से यूरोपियों के मुकाबले में ज्यादा देने के लिए तैयार रहते हैं। वादीम की पार्टी ऐसी महफिलों में सबसे सख्त जगह नहीं है। वो लोग जो असल फिटिश पार्टियों में जाते हैं वो ऐसे नहीं है जो इस तरह जिंदगी को अपनाए हुए हों। दुनिया में कुछ मकामात हैं जहां ये लोग जमा होते हैं। शायद सबसे बड़ा मकाम लंदन है। वहां एक इवेंट होता है जिसे टार्चर गार्डन कहा जाता है। टार्चर गार्डन को यूरोप का सबसे बड़ा फेटिश क्लब समझा जाता है, जहां डांस फ्लोर्स के अलावा सादोमाज़ो खुज़्म के तहखाने भी हैं। मुझे वहाँ ये पसंद आया कि जब तुम वहाँ आते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम अजीब नहीं हो, तसल्ली हो जाती है। अजीब लोग हैं। वहाँ सब कुछ कहीं ज्यादा मिजाहिया और सख्त है। मैं फीटिश पार्टियां उनके लिए नहीं करता जो पहले ही फीटिश पार्टीज में जाते हैं। मैं फीटिश पार्टियां उन लोगों के लिए करता हूं जिन्होंने कभी इस तरफ देखा भी नहीं। वो बस इन यकसानियत वाले क्लबों से थक चुके हैं जहां सिर्फ डीजे के नाम बदलते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है। सुबह के करीब विला में लोग दो हिस्सों में बट गए। कुछ सो रहे हैं, कोई अकेला, कोई ग्रुप में, और डांस फ्लोर पर एक खास तवानाई वाली ग्रुप अब भी रक्स कर रही है। किन से सुनसान जगह पर टैक्सी बिलाकर घर जा रहे हैं और उन लोगों को देखते हैं जो काम पर जाने की जल्दी में। मुझे तो एक और मजेदार पार्टी में जाने से पहले अच्छी तरह सोना होगा। फिर से अगली पार्टी के मकाम के करीब मुंतकिल हो रहे हैं। घरों पर काई और झाड़ियां उग आई हैं। दोनों तरफ खस्ता हाल झोंपड़ियों में छोटे स्टॉल्स हैं। हम न सिर्फ मुखालिफ समत में जा रहे हैं बल्कि फुटपाथ पर भी मुखालिफ समत में दौड़ रहे। दिल नहीं चाहता कि ट्रैफिक जाम में खड़े रहे। ये हमारे ऑस्ट्रेलवी पड़ोसी हैं जो पूरी बड़ी फैमिली के साथ एक ही मोपेड पर सामान रख रहे, और होटल के साथ ही चावल के खेत हैं। जमीन का कोई भी टुकड़ा खाली नहीं है। यहाँ सिर्फ 10 मीटर का हिस्सा बाढ़ से बाढ़ तक बचा है जो अभी तक तामीर नहीं हुआ, और यहाँ अब भी चावल की काश्त जारी है। हर कदम पर और हर आर्जी झोंपड़ी में लाजमी तौर पर एक स्टॉल होता है। वहाँ 3-in-1 कॉफी और पानी की बोतलें बेचते हैं। ये इस घर का निशान है जहाँ किस्मत बताने वाली रहती है, और यहाँ मैं रात गया था कसाफ जगह पर कुछ देर खड़ा रहूं। अगर चाहे तो आपको आईफोन की मुरम्मत की दुकान और रिवायती दुकान भी मिल सकती है। दुकान के अंदर ही अब ठंडा नारियल ले सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पड़े हैं। इसकी कीमत $1 है, यानी 15,000 मकामी करेंसी, और वहीं पर नारियल खोल कर इस तरह दे देते हैं और अब पीते हुए चलते हैं। बाली में कचरे के ढेर देखकर हैरान होना जल्द खत्म हो जाता है। जैसे किचन के साथ गंदी मोपेड वर्कशॉप का होना भी आम बात है, लेकिन यहाँ खाना क्यों ना खाया जाए। खाना मजेदार और सस्ता है, लेकिन लगता है यहाँ कुछ गैर मुतवक्के चीजें भी हो सकती हैं, इसीलिए मैं यहाँ कम खाता हूँ।
मैं खा रहा हूँ, लोग मसरूफ सड़क दौड़ कर पार कर रहे हैं, गाड़ी ने नहीं तो कर मारी। वापस जा रहा हूँ, मेरे सामने कई क्वेस्ट हैं, जैसे बड़ी बड़ी कीचड़ वाली जगहें और वो अर्बन डिजाइन जो जान ले सकता है। मेरा ख्याल है कि मुझे बाली के देवताओं के लिए रखी गई बेशुमार नजर बचा रही हैं, जो हर घर के सामने रखी जाती है। ये एहतियातना साइन को मोड़ दिया गया है ताकि लोग सर ना टकराएं, लेकिन गालिबन ये नीचे वाले लोगों के लिए है। आगे फुटपाथ अचानक खत्म हो जाता है। ट्रॉपिकल बारिश इतनी ही तेजी से खत्म हो गई जितनी तेजी से शुरू हुई। में एक और अजीब और गरीब विला के सामने हूँ। अंदर सब कुछ पहले ही गर्म हो चुका है। कोई जोड़ों में गिले मिल रहा है, कोई ग्रुप में, और मैं हैरान होकर मेज की तरफ चला गया। ग्राउंड फ्लोर के लॉन्ग रूम में अभी तक सुकून है। जब मैं घबरा जाता हूँ तो बहुत ज्यादा खाता हूँ। आज खास तौर पर होने में दबक गया हूँ। तीसरा सैंडविच खा रहा हूँ। यहाँ जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशी दे रही है वो ये है कि कोई सख्त ड्रेस कोड नहीं है। मैं आम तरह से नजर आ सकता हूँ और बाद में ये वीडियो किसी न किसी शक्ल में अपनी माँ को भी दिखा सकता हूँ। मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। वैसे भी ऐसी पार्टी में शर्माना आम बात नहीं है और सब दरवाजे खिले हैं। ये पॉलिना है, वो पहली बार तकरीब में आई है। मैं वाकई कुछ नया आजमाना चाहती थी। मैं काफी अरसे से कुछ ऐसा आजमाना चाहती थी, इसलिए मुझे लगता है कि बाली में यहाँ आना बेहतरीन मौका है। जब सिर्फ ऐसी किसी पार्टी के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि शायद सब लोग वहाँ मस्ती कर रहे होंगे। पॉलिना खुश है कि ये पार्टी ज्यादातर रूहानियत के लिए वक्फ है। शायद वहाँ कोई अयाशी हो और मुकम्मल तौर पर अजीब व गरीब माहौल हो, लेकिन यहाँ की फिजा आरामदेह जबरदस्त है। सब कुछ जादुई लगता है, थोड़ी सी रूहानियत भी है। ये ज्यादातर दिल के सुकून के लिए है, जैसे कोई आराम की जगह हो। मैं इसलिए नहीं आई कि कुछ करूं, सिर्फ देखने आई हूं। जबरदस्त बात यह है कि यहाँ सब कुछ इतना सीधा साधा नहीं है, चिल्लू चली और ये सब कुछ उल्टा, ज्यादातर जज्बाती सतह पर महसूस होता है। तो तुम यहाँ कुछ घंटे से हो, यहाँ क्या हो रहा था? मैंने खाना खाया, फिर मैंने हुक्का पिया, फिर लोगों से बातचीत की, कुछ जानने वालों से मिली, फिर ऊपर प्रैक्टिस हो रही थी। क्या वहाँ लड़के तुम्हारे पास आए? तो हाँ, बातचीत हुई थी। अच्छा, सब कैसे होता है? बिल्कुल कुदरती तरीके से। बस हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ माहौल दोस्ताना है, सब मिलते हैं। ये ठीक है, ये बाली है। तो तुम ये मानती हो कि हो सकता है कोई तुम्हें पसंद आ जाए? और हाँ, मुमकिन है। मेरे पीरियड्स तो आज नहीं, लेकिन अगली बार आई, मेरा ख्याल है जरूर जाऊंगी, और इस बार इरादे के साथ जाऊंगी कि कुछ नया आजमा सकूं, कुछ दिलचस्प। मैं ही कम अज कम किसी को चूम सकती हूँ। सेक्स सिर्फ दुखूल नहीं है ना। ये ऊपर वाली लड़की है, इसने अपना तारुफ परी के तौर पर कराया और वो बहुत तजुर्बाकार मेहमान है। लोग ऐसी पार्टियों में अपने ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आते हैं। अगर किसी के दिल में कोई खास ख्वाहिश है तो वो इसे यहाँ ला सकता है और यहाँ दूसरे लोगों के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। उन पार्टियों में सब कुछ जायज है, लेकिन अनारकी और हर चीज की इजाजत में एक बड़ा फर्क ये है कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए इजाजत मांगनी होगी, और जब तुम्हें दूसरे शख्स की तरफ से इजाजत मिल जाए कि तुम ये कर सकते हो, तभी तुम उसे आजमा सकते हो। इन पार्टियों में लोग इसलिए आते हैं कि वो अपनी कोई खास और नई पहलू तलाश करे, खुद को जाहिर करे, खुद को दरियाफ्त करे, नए दोस्त बनाए। फेरी अक्सर मुंतजमीन की तरफ से भी हिस्सा लेती है। अक्सर पार्टियों में मैं BDSM जोन की जिम्मेदारी संभालता हूँ। मेरे पास कुछ खास महारतें हैं और मुझे लोगों के साथ ये महारतें बांटना पसंद है। लोग मुझसे नया तजर्बा हासिल करते हैं और मैं उनसे तवानाई लेता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा नफीस, खूबसूरत, दिलकश और पुरकशिश कुछ नहीं हो सकता कि कोई नौजवान औरत तुम्हारे हाथों में लज्जत से तड़प रही हो। और तुम कितनी बार ऐसी पार्टियों में गई हो? शायद 200 बार।
जब से ये पार्टियां यूक्रेन में शुरू हुई, मैं यूक्रेन की पहली कन्नी की पार्टी में गई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी में भी गई और 10वीं पार्टी के बाद मैंने अपनी पार्टियां करना शुरू कर दी। यूक्रेन में जहाँ से फी का ताल्लुक है, ऐसी पार्टियां ज्यादा सख्त होती हैं। यूक्रेन में कन्नी की पार्टियां ज्यादातर BDSM दुनिया पर मरकूज होती है। वहाँ BDSM की सरगर्मियां कहीं ज्यादा होती है और यहाँ फिर भी तंत्र का असर मौजूद है और तंत्र की मशक़ें कुदरती तौर पर बाली की कन्नी की दुनिया में शामिल हो गई है। कफ में यूक्रेन में ये इतना आम नहीं है। आमतौर पर तंत्र और BDSM अलग अलग तकरीबात होती हैं, लेकिन बाली में सब कुछ मिल गया है और यहाँ ज्यादा मिलाप है, लोगों की ज्यादा तब्दीली है क्योंकि यहाँ सियाहत खूब फल फूल रही है। और फिर भी हर पार्टी में अगर तुम कुछ लोगों को देखो तो भी वहाँ मुस्तकिल लोग कम ही होते हैं। कोई आया, कोई पहुँचा, कोई चला गया और यहाँ की महफिल ज्यादा बदलती रहती है। जी नया, क्या तुम अक्सर ऐसी महफिलों में गए हो? शायद 15 पार्टियां, शायद 20। मेरे लिए ये अपनी जिनसियत, अपनी ख्वाहिशात और अपने अंदर की चीजों को जांचने की जगह है। ऐसा मौका कि ऐसे माहौल में पहुंच सकूं जहां आम जिंदगी के मुकाबले में पाबंदियां कम हों। ये वाकई जबरदस्त है कि अपनी ख्वाहिशात को महसूस करना और उन्हें पूरा करना। जब हम खुद को खोलते हैं, जब हम अपने ऊपर से ज्यादा पाबंदियां हटाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी की तवानाई को आजाद करते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी की तवानाई जिनसी तवानाई है। हाँ, ये जिंदगी की तवानाई है जिससे जन्म लेती है। ये नीचे से जन्म लेती है, लेकिन इस तवानाई को ऊपर उठा या नीचे बहा सकते हैं। कई सालों से तंत्रा और ताओइज्म की मशक़ें कर रहा हूँ, इसलिए ये मौका है कि जिंदगी की तवानाई जगा सकूं। ये जीनिया है और ये आपको बताएगा कि तंत्रा क्या है। ये है वो अपनी दोस्त के साथ दोनों मुकम्मल कपड़ों में हैं जो अहम है। थोड़ी देर बाद वो खुश और पुरसुकून मुस्कराती है। मजमूई तौर पर तंत्रा बड़ों के लिए योगा जैसा है, लेकिन ये मेरी तारीफ है एक ऐसे शख्स की जो इस बारे में कुछ नहीं जानता। तवानाई, जिनसियात और इस जैसी सब चीजों के बारे में है। मैं एनर्जी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जिनसी तवानाई को मुतहर्रिक करता हूँ, इसे ऊपर ले जाता हूँ, पूरे निजाम में तकसीम करता हूँ, एहसासात पैदा होते। समझे, भारत में तंत्रा एक रूहानी अमल है, आला जात से जुड़ने की प्रैक्टिस है, देवी देवताओं की परस्तिश है। ये सब जिनसी तवानाई के जरिए होता है। जीनिया के मुताबिक आजकल तंत्रा योगा की तरह हर चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असल तंत्रा बहुत कम है। मैं मर्दों को ये भी सिखाता हूँ कि हाथों से ऐसे करें कि लड़कियों के साथ वैसा हो जाए। हम ऐसे असरात देखते हैं। ये कैसे काम करता है? मुझे एक हकीकत पसंद इंसान तवानाई के बारे में समझा कर बताओ। जज्बा एक तरफ तो एक कैफियत है, ये कोई लतीफ सी चीज है, और दूसरी तरफ ये मखसूस कीमियाई मादे हैं जो अंदरूनी गुदूद से पैदा होते हैं, दिमाग तक पहुँचते हैं और ये कैफियत पैदा करते हैं। इसके अलावा जिस्म की लतीफ हसासियत भी है। हमारे पास फाशिया होती हैं और वो महसूस करती है। हम महसूस करते हैं जैसे कोई हमारी पीठ के पीछे हमें देख रहा हो। ये फाशिया को सुकैर देता है और फाशिया ऐसे लतीफ असरात पर भी रद्द अमल जाहिर कर सकती है। फाशिया कुछ इस तरह है जैसे हमारे अंदरूनी आज़ा की झिल्ली हो। एक तहकीक की गई थी, बस एक जिंदा फाशिया का टुकड़ा जिंदा हालत में रखा गया और उसके करीब आग लाई गई, इलेक्ट्रोड लाया गया, यानी कोई खतरा करीब किया गया। वो खुद ही सुकड़ जाती थी बगैर बाकी जिस्म के, बगैर ये कि इंसान अपनी आंखों से देखे या उसकी तशरीह करे। फाशिया ये सब खुद करती है। जैसे वो खतरे पर रद्द अमल देती है, वैसे ही खुशगवार चीज के सामने खुल जाती है। हाँ, बिल्कुल वही कैफियत जो बोसे से पहले होती है, जब आपने अभी तक बोसा नहीं दिया लेकिन अभी देने वाले हैं, जो कुछ होंठों के दरमियान पैदा होता है। इस लम्हे में बहुत ज्यादा डोपामीन पैदा होता है। लेकिन तंत्रा कीमिया नहीं, ये तवानाई है। इंसान का एक असर जिस्म भी होता है। जी हाँ, यानी जदीद साइंस ने इसे सिर्फ फोटो ओरा की हद तक ही जांचा है ना। खुद तवानाई की तस्वीर नहीं ली जा सकती, लेकिन इसे अपने जिस्म और अपने हाथों से महसूस करना सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम इस नजर न आने वाले हाथ से किसी दूसरे इंसान को छू सकते हो और इसे महसूस कर सकते हो, और वो इंसान भी ये महसूस करेगा कि तुमने उसे छुआ है। तुम अपने असर हाथों की तौसी से, हाँ, उंगलियों की तौसी से अपने जिस्म की असर कर सकते हो, और ये किसी भी साइज का हो सकता है ना। ये तो तुम्हारी अपनी तखय्युल पर मुनहसर है। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी के पास ऐसा नूरी हथियार ट्राली बस में हो जब मैं वहाँ सफर कर रहा हूँ।
तुम अपनी साथी के चक्रों के आर पार गुजरते हो, इससे मुख्तलिफ असरात पैदा होते हैं। चक्रे मुतहर्रिक हो जाते हैं, वो बंद आंखों से राबता महसूस करती है और उसके अंदर सब शुरू हो जाता है। मैं इसकी तवानाई की साख्त के मुख्तलिफ हिस्सों में एनर्जी आर्गज़मस पैदा कर सकता हूँ। ये महारतें हर इंसान के लिए सीखना मुमकिन है जिसके पास जिस्मानी वजूद है। विला पर बहुत सी बेडरूम्स है जो खुली हैं और बंद नहीं होती। जितना मैं समझता हूँ मुझे नहीं मालूम, अभी तक इस बेडरूम तक कोई नहीं पहुंचा। ये मंतकी है कि कन्नी की पार्टियों में अक्सर इत्तेफाकी मुलाकातें हो जाती हैं, लेकिन उनके यहाँ एक उसूल है और यूं ही कोई भी करीब से मिलने नहीं देगा। देखो, फर्ज करो 2 लोग हैं, वो यहाँ आपस में कनेक्ट हो गए। आगे तकनीकी तौर पर क्या होता है? क्या वो बस कहीं कमरे में बंद हो सकते हैं या कैसे? दरवाजा बंद करना मना है। हम इजाजत नहीं देते कि दरवाजे बंद किए जाएं, क्योंकि ये मुश्तरका कमरे हैं और इसी हिसाब से अगर वो नहीं चाहते कि कोई उनके पास आए या कमरे में दाखिल हो तो वो यकीनन कह सकते हैं कि बरा करम डिस्टर्ब ना करें। लेकिन हम कोशिश करते हैं लोग खुद को अलग करना सीखें और हर हाल में लुत्फ अंदोज होना सीखें। वीका हैरान कर रही है। वो यूं कह ले एक मर्द के जिस्म पर बगैर कपड़ों के खुलकर रक्स कर रही है। अब वीका अपने जिस्म के सबसे ज़ाती हिस्सों को पेंट से ढांपती है और उनसे सफेद टी शर्ट पर तस्वीर बनाती है। ऐसा फैन पैसे का होता है और वीका इस टी शर्ट को नीलामी में बेचती है जिसे इसके जिस्म के हर हिस्से ने छुआ था। वीका एक और तस्वीर बनाती है, इसे बीच देती है और अगले मरहले की तरफ बढ़ती है। शो अब यहाँ जिस्म पर गर्म मोम से तस्वीरें बनाई जा रही हैं। खूबसूरत लगता है, मुस्करा रहे हैं, घर दोहराना मुनासिब नहीं। आगे वीका पर पानी डाला, नतीजा खूबसूरत निकला, खुद को रोक ना सका। यूं मैंने एक अच्छी तस्वीर खराब कर दी। वीका ने ये कन्नी की पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। यह है फर्क इस किस्म की पार्टियों का और उसका। वो किस्म डांस के बारे में है, शराब के बारे में, हलचल के बारे में, शोर शराबे के बारे में। काफी बेबाक होती है, लेकिन इसमें निफलिस और जिनसी आज़ा को उरिया करना मना है। और मेरी पार्टी और जो एवटार पार्टी में जैसे आज है, यहाँ तुम जो चाहो उरिया कर सकते हो। ऐसी महफिलों में मर्दों और औरतों की तादाद को इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि कोई अकेला उदास ना रहे और ना आजाद औरतों के लिए लड़ाई हो। ऐसी पार्टी में शिरकत करने में दिलचस्पी रखने वाले मर्दों की तादाद ज्यादा है। तादाद में भी इसीलिए हम मर्दों के लिए टिकट की कीमत ज्यादा रखते हैं, खासी ज्यादा मैं यूं कहूंगी। और वो लड़कियां जो शर्माती हैं, आशक में हैं, वो चाहती तो हैं, लेकिन वो ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार नहीं होती कि कहीं उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। हम लड़कियों के लिए कीमत कम रखते हैं और इस तरह जेंडर बैलेंस बनाते हैं। लगता है बहुत से लोग यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आए नौकरी करने। कुछ ऐसा ही, यानी ये मसाज है, ये कुछ नए लोगों से मिलना है, नए तजुर्बात हैं। इन सब लोगों की एक अलग दिन की जिंदगी भी है। यहाँ हर शख्स, वो परफॉर्मर भी है, वो डॉक्टर भी है, वो सिक्सोफोन बजाने वाला और ड्रम बजाने वाला भी हो सकता है। इतनी बार पार्टियां करती हो? आम तौर पर महीने में 1 या 2 बार। और यहाँ लोग आते हैं या कोई मुस्तकिल ग्रुप है या तवाजुन है? कुछ लोग हैं जो बाकायदगी से आते हैं और कुछ नए भी होते हैं। क्या तुमने यूक्रेन में कमकी की थी? हाँ, जन्मदिन पर। तुम्हारी पार्टी जन्मदिन से शुरू हुई? हाँ।
हुआ यूं कि मैं एथनिक ग्रुप में शामिल हो गई और मुझे वहाँ जो कुछ हो रहा था वो पसंद आया कि मैं अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकती हूँ। कुछ अपने उसूल होते हैं जो मुझे कुछ हद तक महदूद करते हैं, लेकिन इस जगह पर मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे पसंद है, जो मेरा दिल चाहे। मैं कोने में बैठा सब कुछ देखता हूँ। मेरे लिए सबसे अफसोसनाक बात यह है कि सब कुछ पार्टी पर ही खत्म हुआ। यानी बस इतनी सी बात। फिर मसलन मैं दूसरों के सिगरेट के बाद सिगरेट पीता हूँ। खैर सबके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, हम बाहर दिन इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये सब कुछ इसके मुकाबले में बेजरर है जो इर्द गिर्द हो रहा है। ऐसी हर महफिल की अपनी एक मखसूस थीम हो सकती है और अब बिल्कुल रस्म शमूलियत शुरू हो रही है। आज की थीम अवतार है। सब लोग इसी मुनासबत से तैयार हुए हैं। मेरे पास कोई ड्राइंग नहीं है, लेकिन मैंने रस्म शमूलियत मुकम्मल कर ली है। ये कुछ इस तरह से होती है। देखो, हमारी हर पार्टी की अपनी थीम होती है। अगर आज थीम अवतार है तो हम कुछ ऐसा ही एनर्जेटिक, खूबसूरत और कायनाती अंदाज अपनाते हैं। ये कभी BDSM थीम भी हो सकती है। सब लोग पॉर्टोपिया, लेटेक्स, चमड़े, शिबारी रस्सियों, फलोगुर्स और कोड़ों के साथ होंगे और वहाँ कोई किसी को पट्टी पर घुमा रहा होगा वगैरह वगैरह। हर तरफ चमड़ा और जंजीरें होंगी। कन्नक पार्टियों का एक खास आदाब होता है और फिर भी किसी से मिलने के लिए बातचीत करना आना चाहिए। मिसाल के तौर पर एक लड़का आया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। उसे इसके लिए क्या करना चाहिए? उसे आकर क्या कहना चाहिए? आए और कहे हेलो। अक्सर जो लोग बार बार पार्टियों में आते हैं वो पहले से ही किसी खास मकसद के साथ आते हैं। असल में जो नया शख्स ऐसी पार्टियों में आता है, इसका काम ये है कि वो उनसे भरपूर फायदा उठाए। अगर उसे ये सब अच्छा लगे तो उसे चाहिए कि वो कुछ नया आजमाने के लिए खुला रहे। आम जिंदगी में हमें किसी से मिलना होता है, हमें पसंद आना होता है, कुछ करना होता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा माहौल है जहाँ आप फौरन अपनी ख्वाहिशात के बारे में बात कर सकते हैं। किसी को देखें और महसूस करें, मैं इस शख्स के साथ गिले मिलना चाहता हूँ। महसूस होता है जिसम जा रहा है गिले मिलने दिल चाहता। आप जाकर पूछ सकते हैं, अपनी ख्वाहिश बता सकते हैं, मैं तुम्हें गिले लगाना चाहता हूँ, इजाजत है, उसूल है, नहीं आनी नहीं। अगर कोई नहीं कहे तो इसका मतलब वाकई नहीं, अगर हाँ कहे तो अमल शुरू हो। ऐसी पुरसुकून फिजा में भी कभी कभार झगड़े हो जाते हैं। किसी को कोई पसंद नहीं आया, किसी का किसी से किसी मौके पर टकराव हो गया। कोई चाहता था पता नहीं किसी के साथ कुछ बातचीत करे, लेकिन वो मुमकिन न हो सका। और फिर कुछ बातें जमा होने लगती है जब लोग दूसरों की मौजूदगी में खुद को गैर आरामदेह महसूस करने लगते हैं। और कभी होता है कि लोग ही नाराज हों। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी होता है। अक्सर ये मर्द होते हैं जो पार्टी में खास तौर पर जिनसी ताल्लुक के इरादे से आते हैं, लेकिन इसकी कोई जमानत नहीं दे सकता क्योंकि हम ऐसी लड़कियों को दावत नहीं देते जो इस तरह की जरूरियात पूरी करें। ऐसी पार्टीज का जिस्म फिरोशी से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ आम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और किसी पर कोई जबरदस्ती या जिम्मेदारी नहीं है। वो लड़कियों को बुलाते हैं, इसके लिए पैसे दिए जाते हैं। लड़की जब किसी बोर मर्द को देखती है तो उसे कमरे में ले जाकर आराम करने के लिए ले जाती है। ये सब सुनने में खूबसूरत लगता है, लेकिन मुझे वो माहौल पसंद है जहाँ सब कुछ कुदरती हो, जहाँ हमने इस बात के पैसे ना दिए हों कि लोग जिनसी ताल्लुक कायम करें। उन्होंने सिर्फ जगह, मशरूबात और माहौल के लिए पैसे दिए हैं। हम बाली के आम दिन के जजीरे की तरफ लूटते हैं, याद करते हैं ये कितना खूबसूरत है। यहाँ कई आबशार है और ये सबसे ताकतवर है। अंदर का टिकट है, ये $1 से ज्यादा है। अच्छा टॉयलेट है, 10,000 नहाना, 5,000 पेशाब, 5,000 पाखाना। इस जगह को तन्हा नहीं कहा जा सकता और इतने सारे लोगों के जिस्मों से पानी भी कुछ गर्म हो जाता है। लोग यहाँ ऐसे तालाबों में नहाते हैं जो ऑर्थोडॉक्स गुस्ल खाने की तरह लगते हैं। वैसे ये घर के जिम के लिए अच्छी आइडिया है, कंक्रीट के साथ बारबेल। जहाँ भी कैमरा करो हर जगह कीड़े हैं। ये कीड़ा है ड्रैगन फ्लाई है, बिल्कुल गैर मुतवक्के है। दाखिले पर तोहफे और कुत्ते के बच्चे बेचे जा रहे हैं।
How much is one? 2 million? Oh my god. What about cat? How much? ऐसा महसूस होता है कि बोली के लोगों का खास कौमी खाना सुअर है, क्योंकि बोली वाले मुसलमान नहीं हैं, जबकि इंडोनेशिया के बाकी लोग मुसलमान हैं और उनके दरमियान मजहबी बुनियादों पर अक्सर बहसें होती रहती हैं। फगनम है, जब वो बाली आया तो उसने मुख्तलिफ तरीकों से मौज मस्ती की। बताओ तुमने कैसे पार्टी की? बस जैसे सब करते हैं, 21 साल की उम्र में शराब नोशी, घूमना और क्लब्स। ज्यादा पैसे कहाँ खर्च होते हैं, यहाँ या वहाँ पार्टी पर? जब मैं वाकई पार्टी कर रहा था, 1 महीना पहले मैंने न शराब पी न सिगरेट पी, तो मेरे तकरीबन $1000 खर्च हुए। यानी मैंने अपने आप को किसी चीज से नहीं रोका। कोटा में जब तुम चलते हो तो तुम्हें बिल्कुल सब कुछ पेश किया जाता है, हर वो चीज जो ममनू है। हाँ, दूसरा दिन है, किसी ने कुछ नहीं दिया, कम गो। अगर तुम्हें इसमें दिलचस्पी है तो तुम ढूंढ लोगे। पार्टी मोड में जाहिर है पैसे अलिफाड़ जाते हैं, चाहे बाली जैसा सस्ता जजीरा ही क्यों ना हो। मजमूई तौर पर तकरीबन 3 से $4000 खर्च हो जाते थे। यानी $100 रोजाना। जब तुमने पार्टी शुरू की तो इतना इजाफा हुआ। ये किस लिए है? ये $100 किस चीज पर खर्च होते थे औसतन ये पैसे हुक्का पर, यहाँ की बहुत महंगी बियर पर और मुख्तलिफ किस्म के वाकई क्लब में एंट्री, क्लब ना भी हो तो मुख्तलिफ दिलचस्प बीच क्लब्स पर खर्च हो जाते थे। क्या तुमने किसी एशियाई लड़की से दोस्ती की? मैंने नहीं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मेरा भाई यहाँ अरसा रहा, वो उन्हीं के साथ घुल मिलता था। वो बाली के लोगों से बगैर मसले दोस्ती कर लेता था, उनके लिए मसला नहीं था। दीमा ने बाली मुंतकिल नहीं होना चाहा था, लेकिन जब काम में मसले आए तो रिस्क लिया और यहाँ आ गया। गुस्से में आकर एक तरफा टिकट ले लिया। मैं यहाँ लोगों की वजह से आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। यहाँ मेरे बहुत सारे नए और फायदेमंद जानने वाले बने हैं। दीमा विला काम और इश्तिहारात संभालता है। मुझे मालूम है कि मैं यहाँ रह सकता हूँ और $2000 या $3000 खर्च कर सकता हूँ। ये वीज़ा है $35 का। ये बाइक किराया पर लेना है जो मैंने यहाँ आकर ली थी। इसका किराया 8,50,000 मकामी करेंसी था, लेकिन अब मैं मोटरसाइकिल किराया पर लेता हूँ। इसका किराया 4 मिलियन है। मैं रहाइश गेस्ट हाउस में लेता हूँ, इसका किराया 4.5 मिलियन है। बस यही है। कैफे वगैरह में खाना खाता हूँ। मजमूई तौर पर अगर ये रात का खाना हो तो $200 तक, $250 तक। ओ हजार। हाँ, जब हम क्लबों में जाते थे तो एक बार में 5 या 6 मिलियन खर्च कर देते थे। $200 तक आसानी से खर्च हो सकते। हाँ, ये वीजा की बात है। शाम तुम बाहर घूमते पार्टी करते $300 कार्ड से निकल सकते। देखो, अगर तुम महीने में $1000 खर्च करते हो तो ये कोई हद नहीं। सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स नहीं खा रहे, ये नॉर्मल है। मैं दफशीरा की नहीं खाता, न ही सबसे सस्ते वारों मकामी खाने की जगह में खाता हूँ। मैंने वहाँ सिर्फ एक बार खाना खाया था। वहाँ बस चावल और सबसे सादा इंडोनेशी खाना होता है। नहीं, मैं ऐसी जगहों पर नहीं खाता। मैं वहाँ खाता हूँ जहाँ पास्ता भी हो, पिज्जा भी और बर्गर्स भी मिलते हो। मैं यहाँ बिल्कुल भी खाना नहीं बनाता। मजमूई तौर पर मैं खाने पर रोजाना $15 तक खर्च करता हूँ। सुबह में 2 नारियल लेता हूँ और शाम को मैं खाने के लिए जाता हूँ। ये तकरीबन 1,60,000 रुपए बनते हैं। मेरे पास कोई स्टीक होता है, पता नहीं किसके साथ, फ्रेंच फ्राइज के साथ, जैसा कि यहाँ लोग पेश करना पसंद करते हैं। पहले मैं नाश्ता भी मकामी होटल में ही करता था। 35,000, सोचो 35,000 में मुझे शंजल मिल जाता था। नुमा समंदर के करीब है, वो कम साहिल पर जाता है। साहिल बहुत गंदे हैं, खास तौर पर कोटा, सिमिनिया और चांगो में। ये तो आम बात है। यहाँ वाकई कोई नहाता भी है या ये सिर्फ सर्फिंग के लिए है? लोग नहाते हैं। हमेशा पहले इतना गंदा नहीं था। लहरें लाती हैं। हाँ, सोचो तुम नहा रहे हो और अचानक एक लहर तुम्हारे सर पर नारियल दे मारती है।
नारियल सर पर लगा। बाली में तारकीन वतन कैसे रहते हैं, इस पर मैंने अलग किस्त बनाई थी। अगर तुमने वो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद देखना। इंडोनेशिया से मुतालिक दिलचस्प चीजें मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इंस्टा पर मेरा नाम वोवा कारमानोफ है। आज की शाम बगैर किसी खिली पार्टियों, बीलेतों और बरहना लोगों के गुजरेगी और मैं बुजुर्गों की तरह खाना लेने बाजार जाऊंगा और अजीबो गरीब फलों पर बचाई गई पैसों पर खुश होऊंगा। सिर्फ केले ही यहाँ 10 किस्म के हैं और साथ ही मंगूस्टैन, माराकोजा और ड्रैगन फ्रूट भी हैं। मुझे यकीन है इसने मुझसे अच्छी खासी कीमत वसूल की। तराजू खराब हो गया, अब कैलकुलेटर पर हिसाब कर रहा है। दुकानदार ने सोचा गोरे आदमी को बकाया देना जरूरी नहीं, मैंने बुरा ना मनाया। मैंने गैर मुल्की फलों का एक थैला $4.5 में खरीदा। मेरा ख्याल है कि मकामी लोगों के लिए कीमत तकरीबन $2.5 होगी। ये किस्त बाली के एक मुख्तलिफ पहलू पर थी, ऐसे बाली के बारे में नहीं जैसा हम अमूमन सुनते हैं। चाहे बहुत से लोगों को यहाँ होने वाली बातें जुर्रतमंद लगें, फिर भी बाली की खुली महफिलों का माहौल मोहब्बत, खुशी और बाहमी एहतराम से भरा है। मेरे YouTube और Instagram को सब्सक्राइब करें ताकि अब नई किस्तें मिस न करें। हर जगह मेरा नाम वोवा कारमानोफ है और अब मैं शायद कुछ फल खाऊं और एक बार फिर मवाद देखूं। अलविदा।